नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रात के 11:30 बज रहे हैं। आप कब तक घर आएंगे? सुबह जूली और रवि का स्कूल भी होता है। मुझे उनका टिफ़िन रेडी करने के लिए सुबह 5 बजे उठना होता है। मैं सोने जा रही हूँ। मैं आपका खाना लगाकर टेबल पर रख देती हूँ। नीतू ने अपने पति दीपक से सहज लहजे में फ़ोन पर कहा। वह जानती थी कि अगर उसने पत्नी का हक समझते हुए दीपक को जल्दी आने के लिए कहा तो वह फ़ोन पर ही चिल्लाना शुरू कर देगा। मेरे आने तक जगती रहना, गर्म पराठे ही सेक कर देना, मैं कोई ठंडा खाना नहीं खाने वाला, दीपक ने कहा। पर आपको समय का ध्यान भी तो रखना चाहिए। घर से बाहर इस वक्त आप ज़रूरी काम से तो कर नहीं रहे होंगे, दोस्तों के साथ ही मौज कर रहे होंगे। मैं थोड़ी देर आपका और इंतज़ार करूँगी, फिर सो जाऊँगी, नीतू ने स्पष्ट रूप से कहा। रात 12 बजे दीपक घर आता है। फ्लैट था इसलिए किसी प्रकार का डर नहीं था। कैमरे लगे थे, 24 घंटे की सिक्योरिटी थी, इसलिए नीतू ने मेन गेट अंदर से लॉक नहीं किया था। दीपक दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। डाइनिंग टेबल पर ढकी हुई खाने की थाली देखकर जोर से चिल्लाता है, नीतू नीतू, उठाओ अपना यह खाना और दोबारा गर्म करके लाओ। उसकी आवाज़ से नीतू तो जगी नहीं, पर दीपक की माँ अपने कमरे से बाहर आकर कहती, कब से सो गई है बहू, लाओ मैं ही खाना गर्म करके लाती हूँ। बहू को तो तेरी कुछ फिक्र है नहीं। पति ने खाना खाया या नहीं, पर वह महारानी खा पीकर घोड़े बेचकर आराम से सो गई। अब मुझे इस उम्र में अपने बेटे का ध्यान रखना होगा, दीपक की माँ माधुरी जी बोली, और अपने बेटे को समझाने की बजाय उन्होंने उसे और भी भड़का दिया। दीपक गुस्से से लाल पीला होता हुआ नीतू के पास गया और सोए हुए ही उसका हाथ खींचकर उसे उठाया और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था ना मेरा इंतजार करने को, तुम सो गई। कैसे सो गई? पति के लिए गर्म खाना तक नहीं लगा सकती? यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने। जाओ अभी अभी गर्म करके खाना परोसो, दीपक ने कहा। रात 11 तक मैं आपका इंतजार कर रहे थे, फिर गर्म पराठे सेक कर कैसरोल में रख दिए। मैं बहुत थक चुकी हूँ। आज काम वाली भी नहीं आई थी। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उन्हें पढ़ाना भी होता है। अगर इस वक्त आप बाहर से मेहनत करके आए होते तो मैं बेशक आपका इंतजार करती, पर आपने तो वैसे भी दोस्तों के साथ ड्रिंक के साथ स्टार्टर के नाम पर काफ़ी कुछ खा लिया होगा, तो पूरा खाना खाकर ही आना चाहिए था। बेवजह रात के 12 बजे हंगामा करने का क्या मतलब है? रोज़ रोज़ मैं इंतज़ार करके थक चुकी हूँ, मेरी सेहत पर भी असर पड़ने लगा है, नीतू ने कहा। दीपक ने फिर एक जोरदार थप्पड़ नीतू के गाल पर जड़ दिया। समझ नहीं आ रहा तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? दोबारा से खाना गर्म करके परोसो, नहीं तो तेरे भाई को फ़ोन लगाता हूँ, दीपक ने कहा। नीतू की आंखों से आंसू टपकने लगे। बहू, अब तुम्हारा रोना धोना हो गया तो फटाफट से मेरे बेटे के लिए खाना परोसो। बेचारा दिन भर बाहर काम करके थक हार कर घर आता है, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पेट पालता है। बदले में तुम्हारी किटकिट से परेशान होकर उसने हाथ उठा भी दिया, तो ऐसा क्या हो गया जो आंसू बहा रही हो? सास माधुरी जी बोली। इतने में नीतू की छोटी ननद रेखा भी अपने कमरे से बाहर आ गई। क्या भाभी, यह रोज़ का तमाशा है आप लोगों का? चैन से सोने भी नहीं मिलता इस घर में, रेखा बोली। जाओ भाभी किचन में, 2 मिनट के अंदर खाना नहीं परोसा तो भैया दोबारा आपकी अच्छी खासी धुलाई कर दें। नीतू आंसू पोंछती डाइनिंग टेबल पर रखी थाली किचन में ले आती है। पराठे के लिए दोबारा से आटा लगाती है और एक तरफ स्टोव पर सब्जी गर्म करके रखती है। बेटा जल्दी घर आया करना, आते ही बहू को 2 बार थप्पड़ मार दिया कर। एक ही दिन में सारी कसर पूरी कर लेगा क्या? कहीं बहू ने अपने मायके वालों को खबर कर दी? ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर मायके चली गई तो रही बहन की भी शादी होनी है। अभी बात फैलते देर नहीं लगती, माधुरी जी ने कहा। जिसने पहले आग लगाई थी अब आग को बुझाने चली थी। अरे कहीं नहीं जाने वाली, या बाप तो है नहीं इसका, मायके में सौतेली माँ है और साथ में सौतेला भाई, वह भी अपनी पसंद की बीवी लाकर बैठा है। इसे तो यही जिंदगी बितानी होगी, पूरी जिंदगी। शादी के शुरुआत से ही तो आपने कहा रखा था कि पत्नी को दबाकर रखना, नहीं तो तेरे सर पर चढ़ जाएगी। पहले भी तो कई बार हाथ उठा चुके, दीपक ने कहा। अरे तेरे मरने पर हाथ पैर भी नहीं कांपे तो कई घर में काम करने को, हमसे काम नहीं होगा। हफ्ते 10 दिन में 1-2 बार मायके से फ़ोन नीतू के पास ही आता था। बातों बातों में बहू ने 1 की 2 करके बात बता दी तो माधुरी जी बोली। इतने में नीतू गर्मा गर्म खाना ले आई। दीपक ने निवाला खाया ही था कि थाली को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। कितनी तेल वाली सब्जी बनाई है, नमक भी तेज है।
9 साल हो गए शादी को, पर ढंग से खाना बनाना नहीं आया। इतना बोल पति का अपने कमरे में चला गया। जब पेट में जगह नहीं होगी तो भरी थाली भी आकर्षित नहीं करती। हमेशा की तरह नीतू लग गई सफाई करने और सारा और ननद चली गई अपने कमरे में। दीपक अक्सर ही बहुत बदतमीजी से नीतू के साथ व्यवहार करता। नीतू और दीपक की शादी को करीब 9 साल हो चुके हैं। उन्हें एक 7 वर्षीय बेटे और 5 वर्षीय बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त था। दीपक के पिता का स्वर्गवास हो चुका था। उसके ऊपर अपनी माँ और 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी थी। एक बहन की शादी उसने 3 साल पहले ही कर दी थी। अब छोटी बहन रेखा भी शादी लायक हो चुकी थी। नीतू जब मात्र 4 साल की थी तभी उसकी माँ गंभीर बीमारी से चल बसी थी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ नीतू के साथ सामान्य व्यवहार रखती थी। न ज़्यादा प्यार दुलार करती पर परेशान भी नहीं करती। बेटे के होने के बाद वह अपने बेटे की परवरिश में ही लगी रहती। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद दीपक का रिश्ता नीतू के लिए आया था। दीपक के बारे में ज़्यादा छान बिचान नहीं की गई, बस उसको पास अपना घर था, अच्छी नौकरी थी। यह नीतू के पिता के लिए काफ़ी था। दीपक और नीतू की शादी के बाद दीपक की माँ ने सोचा बहू आने के बाद उनका महत्व घर और बेटे के जीवन में कम न हो जाए, इसलिए अपने बेटे से वह हमेशा पत्नी पर काबू रखने को कहती। वह कहती कि पत्नी को ज़्यादा महत्व न दिया जाए, नहीं तो सर पर चढ़ जाती। माधुरी जी बहू बेटे को आपस में ज़्यादा समय भी बिताने नहीं देती। बहू को सारा दिन घर के कामों में ही उलझाए रखती ताकि पति पत्नी एक न हो जाएं। दीपक शादी के बाद भी दोस्तों के साथ खाने पीने में ही समय बिताता। रोज देर रात घर आता। माधुरी जी बेटे को समझाने के बजाय बेटे को ही बहू के खिलाफ भड़काती। नीतू घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। सच कहते हैं लोग, मर्द अगर कान का कच्चा हो तो उसका घर कभी नहीं बच सकता। सास अगर अपने बेटे को बहू के साथ देख नहीं सकती तो घर घर जाकर उसके लिए लड़की क्यों देखती है, उसकी शादी क्यों करवाती है। बच्चे होने के बाद नीतू का ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों की परवरिश और घर के कामों में ही बीतता। उस पर भी रोज़ पति के हाथों किसी न किसी बात पर पिटती। उसे पता था मायके में पिता है नहीं, सौतेली माँ है, जिन्होंने शादी के वक्त ही उससे कह दिया था कि राजी खुशी 2-4 दिन के लिए मायके आओगी तभी मायके के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, वरना मायके में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। नीतू पति पर फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी डिपेंडेंट थी, इसलिए बच्चों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। हिम्मत ही नहीं बची थी उसमें गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की। कुछ दिनों बाद नीतू के पास उसकी भाभी तन्वी का फ़ोन आता है। नमस्ते दीदी, आपकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत परेशान हो या दुखी हो। दीदी, आप मुझे अपनी छोटी बहन ही समझो। आप मुझे अपनी परेशानी का कारण बता सकती हो, शायद मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। दीदी, मेरी शादी के वक्त जीजा जी और आपकी सास को मैंने आपके ऊपर गलत शब्दों का उपयोग कर चिल्लाते हुए देख लिया था, इसलिए मैं खुद सामने से फ़ोन करके आपका हाल चाल पूछती हूँ। मुझे लगता है कि आपके ससुराल वाले आपको परेशान करते हैं। आप मुझसे निसंकोच कह सकती हैं। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है जो संभाला नहीं जा सकता तो आप मुझसे कह सकती हैं। ऐसा मत सोचना कि पापा नहीं है तो भाई भाभी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। भाई के इतना कहते ही नीतू के मन का गुबार फूट पड़ा। उसने 9 सालों से चल रही पति और सास की ज्यादतियों के बारे में तन्वी को बता दिया। कुछ दिनों बाद नीतू की बड़ी बहन ननद के गोद भराई के कार्यक्रम में देने के लिए माधुरी जी ने उसकी माँ की आखिरी निशानी कान के झुमके मांगे। बहू, तुम्हारे पास जो मीनाकारी के लिए हुए झुमके हैं वह तुम्हारी गोद भराई में देते हैं तो सोना बहुत महंगा है, बेकार में 50-60 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। पर माँ जी, वह मेरी स्वर्गवासी माँ की आखिरी निशानी है मेरे पास। आप चाहे तो अपने बेटे से कहकर नया जेवर खरीद लें या हमारी हैसियत अनुसार शगुन का लिफाफा कर दीजिए। वैसे आपके पास भी तो है ना कान के झुमके, अंगूठियाँ, सोने की चैन, सोने के कड़े, उनमें से कुछ दे दीजिए। मुझे शादी में चढ़ाए गए जेवर पहले ही आप दीदी को शादी में दे चुकी हैं। मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी हरगिज़ नहीं दूंगी, नीतू ने हिम्मत के साथ कहा। सास ने नाराज होते हुए बात को गलत तरीके के साथ दीपक के सामने रखा। दीपक ने इसे अपनी माँ का अपमान समझा और नीतू को खूब खरी खोटी सुनाई, उसके ऊपर हाथ तक उठा दिया। उसने गुस्से में नीतू के भाई को फ़ोन लगाया और ज़ोर से बोला, समझाओ अपने बेटी को जो कलह मचा कर रखी। अगले ही दिन नीतू के भाई भाभी आते हैं।
जीजा जी, अगर आप यह सोचते हैं कि हम गलत का साथ देंगे तो यह सरासर गलत है। आपको किसी भी सूरत में नीतू दीदी पर हाथ उठाने का हक नहीं है। वह आपके और आपके परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करती, बदले में उन्हें क्या मिला? ताने और घुटन भरी जिंदगी। आपने अपनी पत्नी को खुशियों की बजाय अपनी माँ के हाथों गिरवी रख दिया। दीदी ने सामने से हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे खूब पूछने पर उन्होंने सब कुछ हमें बता दिया। अगर आज के बाद आपने दीदी पर हाथ उठाया तो हम आप लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर देंगे। हम नहीं चाहते कि दीदी का घर टूटे, पर आप लोग अपनी हद भूल जाओगे तो दीदी के लिए हमारे दिल और घर में जगह रहेगी। यह मत सोचिएगा कि दीदी बेसहारा या लावारिस है। उनके भाई भाभी हैं उनके साथ। आपको दीदी को पत्नी का हक व जगह देनी होगी। हर रिश्ते का अपना स्थान होता है, यह आपको समझना होगा। तन्वी ने दीपक से हाथ जोड़ते हुए कहा। भाई भाभी दीपक को समझाकर चले गए। इस घटना के बाद दीपक और उसकी मां माधुरी जी को एहसास हो गया कि नीतू बेसहारा नहीं है। उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर बात बढ़ गई तो समाज में उनकी भी जगहसाई हो सकती है। बेटी की शादी पर भी खतरा मंडरा सकता है। दीपक का बसा बसाया घर टूट सकता है। उसके बाद दीपक अपने आप पर काबू रखना सीख गया। पत्नी पर हाथ उठाने से बचने लगा।